एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग भूल भुलैया जंगल के नाम से जानते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस जंगल में जाता है वह वापस नहीं लौटता। गांव के सभी लोग इस जंगल से दूर रहते थे। हालांकि एक युवक जिसका नाम अजय था इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। अजय साहसी था और रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह उस जंगल में जाएगा और वहां का सच पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे खूब समझाया, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। वह अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही अजय को महसूस हुआ कि यह जगह सचमुच अजीब थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट थी। जैसे जैसे वह अंदर जाता गया, पेड़ और घने होते गए और रास्ता जैसे गायब हो रहा था। कुछ ही देर बाद अजय को यह एहसास हुआ कि वह रास्ता भूल चुका है, लेकिन फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। कुछ देर चलने के बाद उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कई सालों से किसी ने इसे छुआ भी न हो। उत्सुकता में अजय झोपड़ी के पास गया और उसका दरवाजा धीरे से खोला। अंदर घना अंधेरा था, पर जैसे ही उसने कदम रखा उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, अजय। वह ठिठक गया। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह मुड़ा और देखा कि कोई नहीं था। सोचते हुए उसने अंदर कदम रखा। कमरे में एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसे अपनी ही परछाई दिख रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। परछाई उसके जैसी नहीं लग रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। यह देखकर अजय के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह पीछे हटने लगा, लेकिन परछाई और करीब आ रही थी। अचानक आईने के पीछे से एक वृद्ध व्यक्ति निकला। उसकी आंखें सूनी थीं और वह धीरे धीरे बोलने लगा, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अजय हिम्मत जुटाते हुए बोला, तुम कौन हो? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह इस जंगल में आया था सच जानने के लिए, लेकिन अब मैं इस जंगल का कैदी हूं और तुम भी अब इस जंगल से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर से जड़ हो गया था। उसने सोचा कि अगर वह यहां से भागेगा नहीं तो उसका भी वही हाल होगा जो उस वृद्ध का हुआ था। उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई और झोपड़ी से बाहर की ओर दौड़ लगा दी। जैसे ही वह बाहर निकला, चारों ओर का जंगल उसे घूमता हुआ सा लगा। रास्ता जैसे गुम हो गया था। पेड़ और भी घने हो गए थे और हर दिशा एक जैसी लग रही थी। अजय तेजी से दौड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं से भी बाहर का रास्ता नजर नहीं आया। तभी अचानक से वह एक पत्थर से टकराया और गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद होने लगीं और बेहोशी छाने लगी। अजय ने आखिरी बार अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक उसकी आंखें खुली। वह गांव के किनारे उसी जगह पड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। गांव के कुछ लोग उसे घेरे खड़े थे और उनमें से एक ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम वापस आ गए, लेकिन अब कभी उस जंगल की ओर मत जाना। अजय के दिमाग में अब भी सवाल थे। क्या वह जो देखा वह सपना था या हकीकत? उस वृद्ध व्यक्ति का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वह वास्तव में जंगल से बाहर आ पाया था या अभी भी किसी रहस्य का हिस्सा था? इस सस्पेंस के साथ अजय ने ठान लिया कि वह फिर कभी उस जंगल का रुख नहीं करेगा, लेकिन उसके मन में रहस्य हमेशा बना रहा। रात का वक्त था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव की सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सड़क गांव की सबसे रहस्यमयी जगह राजपुर हवेली की ओर जाती थी, लेकिन इस हवेली के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात यहां से एक लड़की के रोने की आवाज आती थी। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई सच्चाई छुपी थी? मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि इस हवेली का सच क्या है। राहुल, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर सब कुछ खुद देखेगा। उस रात पूर्णिमा थी। हवेली से रोने की आवाजें आने की उम्मीद थी। राहुल ने दोस्तों के मना करने के बावजूद अकेले जाने का फैसला किया। राहुल हवेली के पास पहुंचता है। पुराना लोहे का गेट जंग खा चुका है। जैसे ही वह उसे खोलता है, जंग की चिड़चिड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। क्या ये सच में इतनी डरावनी है जितना लोग कहते हैं? चलो देखते हैं। राहुल हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता है।
हवेली का हर कोना रहस्य से भरा हुआ था। राहुल के अंदर जाते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। तभी रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज, क्या ये वही है जिसके बारे में सब कहते हैं? राहुल आवाज की दिशा में बढ़ता है। आवाज हवेली की ऊपरी मंजिल से आ रही है। राहुल एक पुराने दरवाजे के पास रुकता है जिसके नीचे से रोशनी झांक रही है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। राहुल, हिम्मत करो, अब पीछे नहीं हट सकते। वह धीरे से दरवाजा खोलता है। कमरे के बीच में एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी है, बाल बिखरे हुए। उसके सिसकने की आवाज गूंज रही है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की सिर नहीं उठाती, बस रोती रहती। मैं मदद करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी लड़की सिर उठाती है। उसकी आंखें खाली और सफेद हैं। राहुल घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा घर था। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रह रही थी, लेकिन एक रात धोखे से मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। हर पूर्णिमा की रात मैं अपनी मुक्ति के लिए रोती हूँ। तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है? इस हवेली में एक ताबीज है जो मेरे कमरे के नीचे दबा हुआ है। जब तक वो ताबीज यहाँ है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राहुल लड़की के बताए अनुसार फर्श पर बने छेद को खोदने लगता है। कुछ देर बाद एक ताबीज मिलता है। जैसे ही राहुल ने ताबीज उठाया, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। लड़की की आत्मा ने एक अंतिम बार राहुल की ओर देखा। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। लड़की गायब हो जाती है। हवेली में फैली ठंडक और डर का माहौल खत्म हो जाता है। राहुल हवेली से बाहर निकलता है। अगली सुबह वह गांव लौटकर सबको हवेली के रहस्य के बारे में बताता है। तो क्या अब हवेली में कोई डर नहीं है? नहीं, अब वहाँ सब कुछ ठीक है। राहुल हवेली की ओर दोबारा देखता है। अचानक उसे याद आता है कि वह ताबीज उसके पास नहीं है। ताबीज कहाँ गया? क्या वह कहीं गायब हो गया या किसी और के पास पहुंच गया? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं ताबीज कहाँ है? तो दोस्तों, क्या राहुल ने सच में हवेली को मुक्त किया या कहानी अभी बाकी है? रात का घना अंधेरा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली की चमक कभी कभी आसमान को रोशन कर देती और उसके साथ तेज गड़गड़ाहट से माहौल और डरावना हो जाता। ऐसे ही मौसम में एक युवक जिसका नाम विवेक था, अपने घर की ओर लौट रहा था। उसे शहर से दूर स्थित एक पुराने गांव में पहुंचना था, जहां उसका पैतृक घर था। विवेक कई सालों से शहर में रह रहा था, लेकिन गांव में कोई खास वजह से उसे वापस आना पड़ा था। उसकी दादी ने उसे एक खत भेजा था जिसमें लिखा था कि वह तुरंत गांव आ जाए क्योंकि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। विवेक को यह खत बहुत अजीब लगा क्योंकि उसकी दादी आमतौर पर खत नहीं लिखती थी, लेकिन वह उनके बुलावे को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, इसलिए वह गांव लौट आया। जब वह गांव पहुंचा तब तक रात गहरा चुकी थी। गांव की गलियां सुनसान थीं और बारिश की वजह से हर जगह कीचड़ भर गया था। दादी का घर गांव के किनारे एक पुरानी हवेली जैसा था जो अब काफी वीरान लगने लगा था। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और हर चीज पर धूल जमी थी। विवेक ने दरवाजा खटखाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का नजारा और भी डरावना था। घर की हर चीज पुरानी और जर्जर हालत में थी। हवा के साथ खिड़कियों के पर्दे हल्के हल्के हिल रहे थे। वह दादी को आवाज देता हुआ अंदर बढ़ा, दादी आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे सीढ़ियों के ऊपर हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके नाम को धीरे धीरे पुकार रहा हो, विवेक। वह तुरंत ऊपर की ओर दौड़ा। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि दादी का कमरा खुला हुआ था, लेकिन जब उसने अंदर झांका तो वहां कोई नहीं था। कमरे में सिर्फ एक पुराना चूल्हा हिल रहा था, जैसे कोई अभी अभी यहां से उठा हो। विवेक अब डर और उलझन में था। उसने सोचा कि शायद दादी कहीं और चली गई हो, लेकिन तभी उसे कमरे के कोने में एक पुराना संदूक मिला। संदूक पर धूल की मोटी परत थी और यह वर्षों से शायद किसी ने खोला भी नहीं था।
विवेक की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने संदूक को खोला और अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे, लेकिन उसमें लिखावट अब भी साफ दिखाई दे रही थी। उसने पहला पन्ना खोला और जो कुछ उसने पढ़ा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। उसमें लिखा था, यह हवेली एक रहस्य छिपाए हुए है। इस घर में एक काला साया है जो पीढ़ियों से हमारे परिवार के साथ बंधा हुआ है। वह साया हमें कभी नहीं छोड़ता और अब उसका अगला शिकार विवेक है। मैं चाहती हूं कि वह इस सच्चाई से पहले ही वाकिफ हो जाए, क्योंकि यह साया उसे खत्म करने वाला है। विवेक के हाथ से डायरी गिर गई। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे कमरे के दरवाजे पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ा और वहां उसकी दादी खड़ी थी, लेकिन उनका चेहरा अजीब सा था, सूना और भावहीन। उनकी आंखें खाली और ठंडी थीं, जैसे उनमें कोई जान न हो। विवेक ने कांपते हुए कहा, दादी, यह सब क्या है? यह डायरी में क्या लिखा है? दादी ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा और धीरे धीरे बोली, तुम्हें सच जानना ही होगा विवेक। यह हवेली सिर्फ एक घर नहीं है, यह एक कैद है। यहाँ एक आत्मा बंधी हुई है जिसने हमारी पूरी पीढ़ियों को अपने चंगुल में लिया है और अब उसकी निगाहें तुम पर हैं। विवेक को यह सब सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। आत्मा? यह सब क्या है? दादी ने कहा, तुम्हारे पिता भी इसी साय का शिकार बने थे और अब यह तुम्हें लेने आया है। इस हवेली से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, तुम्हें इसे खत्म करना होगा। उस संदूक में एक पुरानी ताबीज है जिसे इस घर के तहखाने में ले जाकर जलाना होगा, तभी यह साया तुम्हें छोड़ देगा। विवेक की घबराहट अब चरम पर थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उस संदूक में ताबीज ढूंढने लगा। जैसे ही उसने ताबीज निकाली, हवेली में तेज हवाओं का झोंका आया और खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। ऐसा लग रहा था कि कुछ अदृश्य ताकत उसके आसपास मंडरा रही हो। विवेक तेजी से तहखाने की ओर दौड़ा, जहां दादी ने उसे जाने के लिए कहा था। तहखाना बहुत अंधेरा और ठंडा था और वहां का माहौल बेहद डरावना था, लेकिन वह ताबीज जलाने के लिए आग ढूंढने लगा। तभी उसे पीछे से किसी के सांसों की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा और सामने वही काला साया खड़ा था, भयानक और डरावना। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। विवेक ने डर के बावजूद ताबीज को आग में डाल दिया। जैसे ही ताबीज जली, हवेली में अचानक एक तेज चीख गूंजी और वह काला साया धीरे धीरे हवा में गायब हो गया। विवेक ने राहत की सांस ली। साया अब जा चुका था। उसने ऊपर जाकर देखा कि दादी अब सामान्य थीं। उनकी आंखों में फिर से जीवन लौट आया था। उन्होंने विवेक को गले लगाया और कहा, तुमने हमें उस श्राप से मुक्त कर दिया। अब यह हवेली फिर कभी नहीं बोलेगी। लेकिन जब विवेक ने हवेली के बाहर कदम रखा तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, विवेक, हम फिर मिलेंगे। विवेक रुक गया, लेकिन उस पीछे मुड़कर नहीं।